एवरीवन, वेलकम टू क्लास एकेडमी। सो गाइस, हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक यानी एट रेस्ट। हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का वह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिस समय चार्ज रेस्ट में हो। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। बेसिकली क्या कर रहे होते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज का स्टडी करेंगे कब? रेस्ट में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हम लोग को जो 12th में कुछ चैप्टर है यानी फिजिक्स फर्स्ट है, उसमें हम लोग केवल चार्ज के बारे में डिफरेंट केसेस में स्टडी करते हैं। ठीक है, उस सारे चैप्टर को मिला के हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं? पूरे चार्ज का स्टडी कर रहे होते हैं, अब चार्जेस के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक को बोलेंगे मैग्नेटिज्म, और एक को बोलेंगे ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 तरह का 3 चैप्टर में हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा? चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली चार्ज का वह बिहेवियर पढ़ेंगे जब वह चार्ज रेस्ट में होगा। ठीक है, यानी वी स्टडी अबाउट that property of charge which is due to charge at rest। राइट, यानी क्या करेंगे हम लोग? वह प्रॉपर्टी, चार्ज का वह प्रॉपर्टी करेंगे जो चार्ज को रेस्ट में होने की वजह से होता है। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज मतलब हम लोग 9th में पढ़े हैं चार्ज यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सब चार्ज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, 9th में पढ़े यूनिट कूलम्स, ये सब चीज 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही चार्ज है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज नहीं। राइट, देखो रेस्ट में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट में। ठीक, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, क्या प्रोड्यूस करता है? यह इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है। मैग्नेटिज्म में क्या होता है? इसमें चार्ज का वह प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा होता है। ठीक है, किससे मूव कर रहा होता है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है। राइट, इसमें क्या होता है? मैग्नेटिज्म में चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मूव करने से क्या कंक्लूजन ये होता है? चार्ज जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उसके मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या है? इस सेक्शन में चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मूव करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस हो गया, और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। राइट, तो इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। और क्या होता है? मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? पहली बात करंट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो चार्ज तो है ही, वो दौड़े या चाहे रुका रहे, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी मूविंग चार्ज जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड
as well as इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखो इस सेक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो करंट प्रोड्यूस हुआ तो एक चैप्टर का नाम आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो एक चैप्टर का नाम हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिज्म, राइट। अब देखो ईएम वेव में क्या होता है, चार्ज पागल हो जाता है। चार्ज क्या होता है, पागल होता है। चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, भागने लगता है, एकदम एक्सेलरेट करने लगता है। जब एक्सेलरेट करेगा तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट प्रोड्यूस ईएम वेव। क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ईएम वेव पढ़ेंगे, ठीक है। यानी बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिए, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड मैग्नेटिज्म एंड थर्ड ईएम वेव, ठीक है। और देखो इसी में हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पूरे एनसीईआरटी में 12th लेवल पे 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। मैग्नेटिज्म में यानी इन दोनों के एप्लीकेशन से हम लोग, इसका एप्लीकेशन आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट की वजह से आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, इन दोनों का एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, राइट। तो अब देखो, अब उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब वो प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज किया हुआ एक्सीलरेट हो। यानी हम लोग पूरे चार्ज के प्रॉपर्टी को हम लोग 3 सेक्शन में स्टडी करेंगे। 1 व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, अनदर व्हेन चार्ज इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, एंड व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटिंग, राइट। देखो यानी अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक। देखो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, जब पहला व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, यानी जब चार्ज रेस्ट में होगा, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, राइट। इस समय हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो फिजिक्स में 12th में इसको 2 चैप्टर में पढ़ा जाता है, हम लोग 2 सेक्शन में स्टडी करेंगे इसको। एक में करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, स्टैटिक फर्स्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। सेकंड का क्या था कि व्हेन चार्ज इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, व्हेन चार्ज इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, राइट। जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। एक तो करंट प्रोड्यूस करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड करंट की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। उस चैप्टर का नाम पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिज्म, राइट, मैग्नेटिज्म। अब देखो इसी के बीच इसी का एप्लीकेशन जो चैप्टर होगा, देखो कितना चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर ये, सेकेंड चैप्टर ये, थर्ड चैप्टर ये, फोर्थ चैप्टर ये। अब इसी सब का, इन तीनों का एप्लीकेशन पढ़ेंगे 5th चैप्टर, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट 6th चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग AC, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। इन तीनों का एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC में इसी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहेगा, राइट। और फोर्थ क्या था, एक लास्ट क्या था, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, ठीक। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। डिफरेंट वेव यानी रेडिएशन, ठीक है। देखो रेडिएशन को याद करने का एक तरीका बताते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, कितने तरह का होता है। देखो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, पहले लिख लेते हैं, इंफ्रारेड, राइट, विजिबल, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे,
देखो इसको याद कैसे करना है, ये सीरीज हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इतने तरह का रेडिएशन पॉसिबल है, ठीक। देखो इधर से बढ़ेंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, राइट। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में फ्रीक्वेंसी के बारे में, और वेवलेंथ घटता है, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे करना है, रेडियो को माइक्रो में डालेंगे, माइक्रो ओवन जिसमें खाना बनाते हैं पकाते हैं, ठीक। क्या करेंगे, रेडियो को माइक्रो में डालेंगे तो क्या होगा, रेड हो जाएगा, जल जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या करना है, रेडियो को माइक्रो में डालना है, माइक्रो में डालने से क्या होगा, रेड होगा, रेड मतलब इंफ्रारेड, उसके बाद रेड होकर क्या हो जाएगा, लाल होकर दिखेगा, मतलब विजिबल, किसको दिखेगा, यूवी को, यानी तुमको हमको, यूवी को। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड यानी एक्सरे गामा रे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीरीज, ठीक है, इसको याद होना चाहिए, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, राइट। चलो तो इतने सारे चैप्टर को हम लोग को पूरे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में हम लोग को पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हम लोग इन सारे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इसमें पढ़ेंगे चार्ज का प्रॉपर्टी, राइट। क्या पढ़ेंगे, चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसके बारे में चार्ज, पहले चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है, कितने तरह का होता है, इसका यूनिट क्या है, ठीक। पहली बात, ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। अब देखो स्केलर क्वांटिटी होने से क्या हुआ कि चार्ज डायरेक्टली एडिटिव हो जाता है, ठीक। अगर मान लो कोई किसी बॉडी पे +10 चार्ज है, किसी बॉडी पे -10 चार्ज है, टोटल चार्ज पूछा जाए तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक। यूनिट क्या होता है, कूलम, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है, ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, राइट। यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। अब देखो चार्ज दो तरह का पॉसिबल है, राइट। किसी बॉडी पे दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है चार्ज का, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सब चीज फंडामेंटल हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। एक कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, राइट। चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का, पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ये सब चीज हम लोग क्लास 10th में हम लोग बेसिक करंट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, राइट। और ये भी चीज पढ़े थे कि अगर दो सेम चार्ज यानी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव को पास रखा जाए, इन दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन, क्या होता है, रिपल्सन, राइट। यही पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव यानी अनलाइक चार्ज को रखा जाए, इन दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, राइट। यानी क्या बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा, राइट। क्या बोलेंगे, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहने का क्या मतलब है कि दो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट। और दो नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे का, तो उन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, राइट। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे छोटी चार्ज की बात की जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यह जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, इससे चार्ज छोटा नहीं होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक सिंगल सॉलिड बॉडी होता है। क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज अ सिंगल सॉलिड बॉडी, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, राइट। कैसा बॉडी है, सिंगल सॉलिड स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। विच कैनॉट बी ब्रोकन, विच कैनॉट बी ब्रोकन,
जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, राइट। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको तोड़ के सोचे कि हाफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमेशा या तो एक देंगे इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, या 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, या 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब हमेशा देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो इंटीजर का फॉर्म होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब देखो थोड़ा कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल चीज कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसको ई माइनस से डिनोट करेंगे, यानी ये चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है जस्ट इसका पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 को, राइट। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर 27 kg, राइट। 67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब देखो कब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, कब किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, राइट। एक स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट, समझते हैं। एक स्टेटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज imply transfer of mass, राइट। ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मास। ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी चार्ज का ट्रांसफर करेंगे तो मास का ट्रांसफर होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे चार्ज का ट्रांसफर करते हैं तो मास का ट्रांसफर होता है कि नहीं, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर करने का क्या तात्पर्य है, कि चार्ज का ट्रांसफर क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर करते हैं या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अनुसार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक, ये सब चीज जो बेसिक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स में पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे फंडामेंटल पढ़ते हैं जो 9th में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। और जो भी निकलना होता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन नहीं निकलता है, राइट। यानी प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफर होगा तो हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन आ सकता है या तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। पहली बात, या तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, राइट। दो चीज पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब भी हम बोलेंगे देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। वो डिपेंड कर रहा है कि वो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है कि चार्ज कैसा बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। किसी बॉडी में आएगा तो क्या चार्ज होगा और किसी बॉडी से जाएगा तो क्या चार्ज होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, चार्ज का ट्रांसफर इंप्लाई देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं, एक न्यूट्रल एटम लेते हैं, ठीक है। देखो ठीक, 3 आइडेंटिकल एटम लेते हैं, राइट। 3 आइडेंटिकल एटम, राइट। देखो ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, राइट। ठीक है, न्यूट्रल मतलब क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। न्यूट्रल करने का मतलब टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो उस एटम को न्यूट्रल एटम बोलते हैं, यानी जितना संख्या प्रोटॉन का होगा उतना संख्या इलेक्ट्रॉन का भी होगा। सपोज कर लो इनिशियल इसमें लेते हैं, ठीक है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टोटल चार्ज की बात करते हैं, टोटल चार्ज तो कितना हो गया, जीरो। तो ये जब टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कौन सा एटम बोलेंगे, न्यूट्रल एटम। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, राइट। अभी हम लोग ये समझो, इलेक्ट्रॉन जब भी लिखे इसका मतलब अंडरस्टूड है कि नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब देखो अब क्या क्या यह बॉडी सेम है,
इसमें भी इनिशियल स्टेज में इनिशियली 10 प्रोटॉन है, यानी 10 प्लस है और 10 माइनस है, राइट। अभी ये भी न्यूट्रल है, इस पे भी टोटल। लेकिन अब क्या कर रहा है, ये एटम 5 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है, राइट। मान लो ये किसी इसको दे रहा है, सपोज करो इसको दे रहा है, राइट। ये भी न्यूट्रल था इनिशियली, ये भी इनिशियली न्यूट्रल था, ठीक है। इसके बारे में भी बोल देते हैं ये भी इनिशियली न्यूट्रल था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे क्या आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का कमी हो, प्रोटॉन में कोई चेंजेस हुआ नहीं, अभी भी इसके न्यूक्लियस पे 10 प्रोटॉन है, यानी अब देखा जाए फाइनल तो इस पे 10 प्रोटॉन तो रहेगा ही, बट इलेक्ट्रॉन 5 कम हो गया। कितना कम हो गया, 5। तो बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +5p। टोटल चार्ज कितना है, +5p, राइट। तो ये देखो टोटल चार्ज, यानी दिस इज द फाइनल सिचुएशन, दिस इज द फाइनल, ठीक है। इसका मतलब कि लॉस कर रहा है, जो लॉस कर रहा है वो पॉजिटिव बन गया, यानी लॉस किया तो कोई तो लेने वाला होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में लॉस कर दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला एटम गेन कर रहा है, गेन कर रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब -5 निगेटिव आ गया, तो ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो देखो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो क्या होता है, खुद पॉजिटिव बन जाता है, और जो गेन करता है वो खुद क्या होता है, निगेटिव बन जाता है, ठीक है। चलो तो इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब बॉडी, कौन सा बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, राइट। देखो न्यूट्रल बॉडी था ना, इनिशियली न्यूट्रल था, फाइनल बनना है व्हेन न्यूट्रल एटम या बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, राइट। क्या करें, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, देन इट बिकेम पॉजिटिव, सॉरी, यस, देन इट बिकेम, देन itself became positively charged, खुद कैसा बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। एंड द एटम, जो गेन करता है, लेने वाला, द एटम that gain electron became negatively charged, राइट, ठीक। तो देखो पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट कब आएगा, देखो ध्यान से, जो है रिलेटिव टर्म है, अकेले नहीं होगा, क्योंकि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा तभी पॉजिटिव या तो निगेटिव होगा, राइट। तो एक बार न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को जो गेन किया वो खुद क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये था पॉजिटिव निगेटिव, यानी चार्ज का कंसेप्ट, ये कब पॉजिटिवली चार्ज होता है, कब निगेटिवली चार्ज होता है, राइट। ये चीज तो समझ गए कि कब किसी बॉडी को पॉजिटिव बोलेंगे, कब किसी बॉडी को निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके मास पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट था when there is a transfer of charge imply there is a transfer of mass, पहला स्टेटमेंट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट बोलने कि ये ट्रू है, तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि कैसे ट्रू है, कि जब जब चार्ज का ट्रांसफर होगा इसका मतलब मास का ट्रांसफर होगा, और चार्ज का ट्रांसफर मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भाई इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है me 1.9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, किसी बॉडी में जा रहा है, तो खुद क्या वो अपना मास लेके जाएगा, राइट। तो जो लेने वाला होगा उसका मास बढ़ जाएगा, और जो देने वाला होगा उसका मास घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो देखो समझते हैं, ठीक है। चलो सेम चीज, ठीक है। 3 न्यूट्रल बॉडी लेते हैं आइडेंटिकल, राइट। 3 आइडेंटिकल न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, ठीक है। देखो, राइट, ये इनिशियल सिचुएशन, इनिशियली ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 बॉडी, और तीनों कैसा है, इनिशियली न्यूट्रल, इनिशियली कैसा है, न्यूट्रल है,
ये कैसा है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी कैसा है, न्यूट्रल है, राइट। अब जब न्यूट्रल एटम होगा तो उसके मास को बोलेंगे m। सपोज कर लो न्यूट्रल वाले एटम के मास को बोलेंगे m, ठीक। अब देखो ये वाला बॉडी, ये तीनों आइडेंटिकल है, ध्यान दें तीनों एक जैसे, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करें, जो ये 1 है वो 2 है वो 3, सब में एक ही समान है, ठीक है। न्यूट्रल होने का मतलब टोटल चार्ज जीरो, ठीक है। इसमें भी टोटल चार्ज इनिशियली क्या था, जीरो, इसमें भी टोटल चार्ज इनिशियली क्या था, जीरो, ठीक है। इसका भी न्यूट्रल एटम, दिस इज m, मतलब मास ऑफ न्यूट्रल एटम, मास ऑफ न्यूट्रल एटम, राइट। m का मतलब क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाला बॉडी क्या क्या, इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें क्या होगा, 5 का कमी हो गया, यानी अब क्या इस पे कितना आ गया, 5 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब इसमें 5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जुट गया, राइट। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब 5 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गया, राइट। तो देखो इसमें घट रहा है, मतलब न्यूट्रल से मास घट रहा है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में मास क्या होता है, उसके न्यूट्रल एटम से कम होता है, राइट। तो देखो फाइनली, फाइनल सिचुएशन लिखते हैं, ये तो न्यूट्रल ही रहने दो और इसके मास को स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक। और ये कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली यानी ये प्लस, ठीक। इसके मास को m प्लस से लिखते हैं। और ये कैसा बन गया, निगेटिवली चार्ज, माइनस, और इसके मास को m माइनस लेते हैं। तो देखो m माइनस जो निगेटिवली चार्ज है, इसमें कुछ मास ऐड हुआ, राइट। तो ऐड होने का क्या मतलब बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलेंगे, देखो बोलना कुछ नहीं है, ठीक है। बोलना क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका मास उसके न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। तो एक तो बात ये समझ में आ गया, राइट, कि नेगेटिव एटम का मास उसके न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। व्हाट अबाउट पॉजिटिव, पॉजिटिव में देखो 5 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो रहा है, इसका मतलब इसके न्यूट्रल एटम से जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। ये क्या है, कम है, ठीक। तो इन तीनों दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, निगेटिव, उसके बाद उसका न्यूट्रल, उसके बाद उसके पॉजिटिव का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या चार्ज का ट्रांसफर होता है तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस, यस। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज दिस इंप्लाई देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, राइट। क्या बोलेंगे, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज this imply there is a transfer of mass also, of mass also, राइट। ये स्टेटमेंट सही है, बट क्या इसका रिवर्स सही है कि जब मास का ट्रांसफर हो तो चार्ज का ट्रांसफर हो, राइट। क्या इसका रिवर्स सही है, तो इसका रिवर्स गलत है, राइट। जरूरी नहीं है कि मास के साथ चार्ज हो, ठीक है। क्या मिट्टी के साथ चार्ज हो यह जरूरी नहीं है ना, यानी मास के साथ चार्ज हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए जब मास का ट्रांसफर हो तो चार्ज का ट्रांसफर के बारे में क्या बोलेंगे, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो चार्ज ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तब तब क्या होगा, मास का ट्रांसफर होगा, राइट। तो ये एक हो गया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो किसी बॉडी पे इसका सेकंड प्रॉपर्टी, अभी क्या पढ़े, सारा चीज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, राइट। अब किसी बॉडी पे हम लोग कितना चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, राइट, न्यूट्रल, ये तुम्हारा न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी मान लो इनिशियली इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब कोई बोल रहा है कि चलो इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन किसी को और को दे देते हैं, ठीक है। कोई बोला कि नहीं इसमें से हम 6.5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई बोला कि नहीं हम इसमें से 3 इंटीजर 1/2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। तो देखो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी एक्चुअल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब चार्ज का ट्रांसफर। तो देखो चार्ज का ट्रांसफर मतलब किसका ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रॉन का, राइट। ध्यान देखो चार्ज ट्रांसफर इंप्लाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट।
चार्ज ट्रांसफर क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। और देखो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सुनो ठीक, तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या माने, एक सिंगल सॉलिड बॉडी विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको तोड़ नहीं सकते। अरे यार जब तोड़ नहीं सकते हैं तो हाफ आधा फ्रैक्शन का कंसेप्ट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, राइट। इसका मतलब ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता, हाँ 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट। 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, 60 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी जब भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो हमेशा यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी किसी बॉडी पे मान लो क्यू चार्ज आ गया, सपोज चलो इस पे बॉडी पे टोटल चार्ज क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कितना, तो एन इंटू इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एन इज इंटीजर। तो क्या बोलेंगे कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी क्यू इक्वल टू एन ई, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस माइनस एन ई। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटा का मतलब होता है नंबर, चार्ज का नंबर, बेसिकली चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जब भी हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे देन वी हैव ओनली कंसीडर थिंक अबाउट इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर है इलेक्ट्रॉन का, और ये होता है कैसा, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट, ठीक है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, ठीक है। क्वेश्चन, एक बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे 1 कूलम चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो हम क्या बोल देख सकते हैं कि जो भी चार्ज होगा, क्या बोलेंगे, जो भी चार्ज होगा बॉडी पे वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी Q बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस एन ई। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नंबर कभी निगेटिव होता है, नहीं, तो हमेशा जब भी ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, राइट। यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई ए। Q कितना, 1 कूलम, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कम्स टू बी 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से देखो, एक कूलम चार्ज में 10 के पावर 80 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है वो देखो कितना छोटा होता है। इसी वजह से बोलते हैं दैट्स वाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। अब देखो इससे भी छोटा चार्ज का कंसेप्ट आ गया, दैट इज क्वार्क पार्टिकल, बट विच इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, राइट। क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, मान लो कि ये बॉडी है, राइट, अब इस पे तुमसे बोल दिया जाए कि 10 कूलम चार्ज है, राइट। एक क्वेश्चन, या कोई तुमसे पूछ दिया जाए कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर कितना होगा 10, और 10 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर देंगे, बोल देंगे इतना कूलम का चार्ज इस पे है, ठीक। और जब 10 कूलम चार्ज है और इस पे पूछ दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, यानी ये Q दिया हुआ है, राइट, ये क्या दिया हुआ Q, और पूछ क्या रहा है N। देखो Q बराबर N बराबर क्या होता है, अभी हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से क्या पढ़े हैं कि N बराबर होता है Q बाई E, राइट। N बराबर क्या होता है Q बाई E, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
n बराबर q/e, ठीक, यानी 10/1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट्स कम्स टू बी 6.25 इंटू 10 के पावर 17, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो सिंपल किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होगा, राइट। अब देखो आगे चलते हैं, राइट। देखो एक चीज पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आफ्टर दैट इसको पढ़ते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम total charge on a body is conserved। क्या बोल देंगे? is, क्या लिखे हैं देखो, ध्यान से देखो। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेट का मतलब दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए। उस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। मतलब कंजर्वेशन का मतलब जितना पहले था उतना बाद में भी होगा। बाद में कहने का मतलब क्या? आपस में ट्रांसफर करने के बाद, ठीक। चलो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो एक सिस्टम बनाते हैं। चलो दिस इज आवर सिस्टम। हम एक सिस्टम बनाए, ये क्या है? मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। और इस सिस्टम के अंदर छोटा छोटा 2-4 आदमी है, ठीक है। चलो एक आदमी ये हो गया, एक आदमी ये हो गया, और एक आदमी ये हो गया, ठीक है। 3 आदमी है, ठीक है। अब समझते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। और इन तीनों को इस बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? तीनों कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब देखो इनिशियल लिखना है, ठीक है। इस पे चलो इसको नाम दे देते हैं 1 2 से लिखने से अच्छा है ABC लिखना है, राइट। 1 2 से अच्छा है कि इसको ABC लिखो। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो Q इनिशियल ए पे मान लो +10 है, ठीक है, मान लो +10 है। Q इनिशियल बी पे मान लो -5 है। Q इनिशियल सी पे मान लो +10 है, प्लस कुछ भी ले लो, प्लस मान लो 20 ले लो, राइट। अब देखो ये तीनों पे इनिशियल चार्ज है। अब देखो आपस में क्या कर रहा है? लेन देन कर रहा है, ठीक है, शेयरिंग कर रहा है, राइट। तो सपोज कर लो कि ए बी को +5 डोनेट कर दिया। ए बी को क्या किया? +5, ये +5 दे दिया, राइट। +5 दे दिया, यानी चलो कुलम लगा दो, कोई हर्ज नहीं। किसी को डाउट लग रहा है कि +10 तो जो भी है कुलम लगा दो, राइट। तो +5 कुलम इसको दे दिया, ठीक है। सी भी क्या किया? सी भी बी को डोनेट कर दिया, क्योंकि इसके पास ज्यादा। सपोज कर लो ये भी डोनेट कर दिया। सी कितना डोनेट किया? मान लो प्लस, ये भी +5 कुलम डोनेट कर दिया, ठीक है। तो देखो फाइनल क्या हुआ? फाइनल की बात करते हैं। फाइनल, अभी इसको दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, मतलब इस सिस्टम से बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। जो भी कर रहा है अपने अंदर में कर रहा है, राइट, ठीक है। चलो सी ए को भी दे दिया, मान लो सी ए को भी दे दिया +5 कुलम। चलो मान लेते हैं आपस में क्या हुआ? ट्रांसफर हो रहा है, बट तीनों आपस में कर रहा है, बाहरी दुनिया से नहीं। देखो फाइनली ए पे कितना आ गया? ए पे, ठीक है। देखो 5 क्यू इनिशियल इस पे था, पहले कितना था? ए पे देखते हैं, +10 था, ठीक। फिर 5 बी को दे दिया, मतलब दिया मतलब 5 घट गया, और सी 5 दे रहा है, मतलब +5, ठीक। तो फाइनल क्यू फाइनल ए पे कितना आ गया? देखो +10, राइट। चलो +10 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बी के बारे में सोचते हैं। देखो बी के बारे में इनिशियल कितना था? -5 सी, 5 कुलम। ए बी को कितना दिया? +5, जो भी दे रहा है उसको पॉजिटिव, ठीक। सी बी को कितना दिया? +5। तो क्यू फाइनल बी पे कितना हो गया? देखो -5 +5 +5 +5 कुलम, राइट। अब सी के बारे में सोचते हैं। सी तो सिर्फ दे रहा है, इनिशियली +20 था, और +5 ए को दे दिया, +5 बी को दे दिया, यानी -5 -5। तो इस पे कितना आ गया? +10 +10,
राइट। तो देखो अगर क्यू फाइनल टोटल की बात करेंगे तो देखो क्यू फाइनल ए का, बी का और सी का जोड़ कितना आ गया 25 प्लस 25 यानी फाइनल चार्ज बी का आ गया, सॉरी ट्रांसफर करने के बाद यानी फाइनल सिचुएशन कितना हो गया टोटल चार्ज प्लस 25। इनिशियल जोड़ते हैं क्यू इनिशियल टोटल, ठीक है, क्यू इनिशियल टोटल प्लस 10 था ए के पास, इस पे -5 था और इस पे प्लस 20 था, टोटल कितना होगा प्लस 25। ठीक, इसका मतलब देखो क्या पता चला यहाँ पे कि आपस में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, राइट, लेकिन सिस्टम के बाहर नहीं जा रहा है। और जब सिस्टम के बाहर नहीं जा रहा तो यहाँ पर ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि जो टोटल चार्ज है, राइट, क्यू इनिशियल टोटल है वह क्या है क्यू फाइनल टोटल भी है, राइट, क्यू इनिशियल जितना टोटल है वो मेरा क्यू फाइनल टोटल भी है। इसका मतलब क्या बोलेंगे चार्ज क्या है कंजर्व है, क्या हुआ है चार्ज क्या है कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, ठीक। और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान रहे जब भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कहा जाए इसका मतलब हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आपस में कुछ भी कर ले, मारपीट भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी क्या स्टेटमेंट बना फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। क्या लिख सकते हैं, वी कैन से, क्या बोल सकते हैं, से that for an isolated system charge is conserved, राइट। तो ये तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीड पे क्या चार्ज का डिपेंडेंट किस तरह वेरिएशन करता है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ चार्ज विद स्पीड, ठीक है, वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ स्पीड, ठीक है। इसका स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज पे स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है, राइट, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करते हैं, हम एक गाड़ी बनाते हैं, अपना वाला गाड़ी बनाते हैं, राइट, एक गाड़ी बना दिए, ठीक है, राइट, दोनों चीज करते हैं, मान लो मास m है, ठीक है, और इस पे q प्लस क्यू चार्ज है, राइट। अब क्या कि इसको दौड़ा दिए 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, समझो इस बात को, एक बार पहली बार 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ाएं, ठीक है। देखो दो सिचुएशन लेते हैं और दोनों पे कमेंट करते हैं, मास पे भी और चार्ज पे भी। पहली बार इसको 10 मीटर मान लो 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ा दिए, चलो थोड़ा सी। दूसरी बार क्या, दूसरी केस में हम लोग, ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, चलो साथ साथ समझते हैं, केस सेकंड, फिर वही गाड़ी वही चार्ज सब चीज सेम, ठीक, थोड़ा सा मॉडल में फर्क आ गया चलो समझते हैं, प्लस क्यू। अब इस बार जो स्पीड दे रहे हैं, मान लो इस बार जो स्पीड दे रहे हैं 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा स्पीड दे रही है, किसके कंपेरेबल है, यह जो v है, v इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी जब ऐसा स्पीड हो जाए जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो, यानी उसका हाफ हो, दुगना हो, तिगना हो, तो उस समय कौन सा कंसेप्ट लगता है, ये मैकेनिक्स वाला कंसेप्ट नहीं लगता है, रिलेटिविस्टिक का कंसेप्ट लगने लगता है, ठीक है। अब दोनों में देखते हैं क्या मास पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद, अभी देखेंगे तो इस सिचुएशन में केस फर्स्ट में ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है, समझते हैं, मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें मास भी सेम रह गया, चार्ज भी सेम रह गया, ठीक, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें मास पे फर्क पड़ गया, राइट, कार के मास पे फर्क पड़ गया, अब m डैश हो गया, मास चेंज हो गया, बट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। चार्ज लेके दौड़ जाओ, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास फर्क पड़ेगा, अरे दौड़ के चेक कर लो, ठीक है, थोड़ी देर में थक जाओगे, पसीना निकल जाएगा, 2 kg मास कम हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो चार्ज लेकिन सेम रहेगा, ठीक है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट विथ स्पीड, चार्ज होता है स्पीड से क्या होता है इनवेरिएंट होता है, राइट, यानी क्या बोल सकते हैं, चार्ज डज नॉट
चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन speed, right? But mass depend on speed, but mass depend on speed, right? अब देखते हैं कैसे, क्या थोड़ा मोड़ा के लिए डिपेंड करता है या बहुत ज्यादा के लिए, ठीक है? उस चीज को समझते हैं, राइट? देखो सेकेंड वाले केस में मास चेंज हो रहा था, राइट? जब स्पीड कितना लिए थे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? इतना होता है, ठीक है? चलो इस चीज को समझते हैं, ठीक है? कैसे मास डिपेंड करता है? सपोज कर लो कि अभी जो मेरा गाड़ी था वो रेस्ट में था, ठीक है? क्या था? रेस्ट में था, ठीक है? और उस समय मास m0 था, तो m0 को हम बोलते हैं रेस्ट मास, रेस्ट मास। अब क्या किए, इसको स्पीड दे दिए v, विच इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ज्यादा, वेरी हाई स्पीड, v जो है वेरी हाई स्पीड, स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। किससे कंपेरेबल है? स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल है, ठीक है? हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक? तो अब जो मास होगा, यानी अब गाड़ी क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ मास v से मूव कर रहा है, उस मास को मूविंग मास बोलेंगे, ठीक है? जब रुका होगा m, इस मास को क्या बोलेंगे? मूविंग मास। अभी दौड़ रहा है, यानी दौड़ते हुए जब मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे मूविंग मास, यानी m क्या है? मूविंग मास। देखो तो जो रिलेशन आता है मूविंग मास वो होता है m0 √1 - v²/c², राइट? यानी मूविंग मास चेंजेस हो जाता है, ठीक है? कब वेरिएशन शो करने के लिए मिलेगा? जब मेरा स्पीड लाइट के स्पीड से कंपेरेबल हो, बट वास्तव में, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, राइट? फिर भी याद रखो कि इस तरह से मास का वेरिएशन शो करता है, बट इन आवर स्टडी, हम लोग के स्टडी में, इन मैकेनिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो लाइट स्पीड लेते हैं, कितना लेते हैं? मान लो मैक्सिमम 1000 मीटर पर सेकंड, राइट? इससे ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है? यानी जो v होता है वेरी स्मॉलर देन c, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होता है। इसका मतलब v² - c², ये इतना छोटा हो जाता है 1 से कि इसको हम लोग ऑलमोस्ट 10 to 0 कर देते हैं, राइट? यानी 1 - v²/c² ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से देखो इस पूरे डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा? m0, यानी मूविंग मास और रेस्ट मास सेम ही होता है। इसलिए हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में हमेशा कांस्टेंट मान के मास को चलते हैं, ठीक है? वेरिएशन नहीं शो करते हैं, ठीक है? बट एक्चुअल में क्या होता है, जब रिलेटिविटी का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मास का वेरिएशन शो करता है, राइट? तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलो इतना हो गया, ठीक है? चलो किसी को कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है? यानी इसमें हम लोग क्या पढ़े, एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ईएमएफ, चार्ज का बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। चार्ज का कौन कौन सा नेचर, एक बार रुका हुआ, एक बार दौड़ता हुआ, एक बार भागता हुआ, राइट? भागता हुआ मतलब एक्सेलरेट करा, पागल हो गया, राइट? तीनों तरह का बिहेवियर पढ़ेंगे। तो हम लोग का अभी का पर जो स्टडी फोकस है वो किस पे? स्टैटिक वाले नेचर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे? चार्ज के बारे में। स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट कूलम्स होता है, दो तरह का चार्ज होता है, ये सब चीज फंडामेंटल जो है हम लोग क्लास 9-10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपल्सिव फोर्स होता है, राइट? उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ें, क्या क्या चार्ज क्वांटाइज होता है, और एक्सेलरेटेड सिस्टम। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है, ठीक? चार्ज ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? मास किसका सबसे ज्यादा है? न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज का, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज का, राइट? उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद पढ़े हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिए, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है? उसके बाद स्पीड के साथ वेरिएशन देख लिए चार्ज का, तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड बट मास डिपेंड करता है, राइट? इतना चीज हम लोग पढ़ लिए। मास का डिपेंडेंसी भी देख लें, किस तरह मास का वेरिएशन शो करता है। तो जो मूविंग मास होता है, एम क्या है? मूविंग मास। मूविंग मास होता है वो कुछ इस तरह का वेरिएशन शो करता है, लेकिन ये कंसेप्ट कब वैलिड है? जब स्पीड बहुत ज्यादा हो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, राइट? आई होप इतना चीज समझ में आया, ओके?
चलो थैंक यू, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे, राइट। थैंक यू।